अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है आमिर सलाम और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक्स आते हैं जिन पे हमें फोकस करना है, जिनसे हमें स्टार्ट करना है, पहले हम देखेंगे हमारा रोड मैप, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। जो सबसे पहले हमें आएगा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है, सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद जो इसमें है दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसके बाद हम जाएंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पे, और उसके बाद हम जाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। लॉ ऑफ मास एक्शन जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम देखेंगे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिलहाल आप नोट कीजिए ये सारे पॉइंट्स क्या क्या हमें पढ़ना है। मैंने बोला सबसे पहले हम जाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद बेटा हम चेक करेंगे, हम जाएंगे फिर वेट हॉफस इक्वेशंस पे। वेट हॉफस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेट हॉफस इक्वेशन। ठीक है, वेट हॉफस इक्वेशन के बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डेसोसिएशन के बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये हमारा सारा शेड्यूल जो हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम का वो स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस से, और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे। ठीक है, आप एक बार ये सारे पेन डाउन कीजिए, सारा ये भी आता जो भी आता है इसमें। नंबर 1 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, नंबर 2 मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर 3 लॉ ऑफ मास एक्शन, नंबर 4 जो इसमें आता है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नंबर 5 जो इसमें आता है दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर 5 जो इस पे नंबर 6 पे जो आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर है एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेट हॉफस इक्वेशन डैम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियसली स्पीकिंग। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस से। ठीक है, तो अंडरलाइन कीजिए आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो अंडरलाइन कीजिए आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मैं बता दूं, फिर से बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एंड तक जुड़े रहे। हर एक वीडियो लेक्चर जो भी इसका जाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सफर रहेगा हमारा। तो आई होप कि आप कोऑपरेट करोगे, अच्छे से देखोगे जो भी वीडियो इसकी आएगी। तो पहला जो इसका टॉपिक जो हमने बोला था दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ये पहला टॉपिक, यही से हम स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अगर हम केमिस्ट्री में देखें, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत
बहुत बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को यहां पे देखना है जो इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, हमें इसको लेके चलना है और इसमें जो हमें टाइप लगेगा, जो हमें टाइप जरूरत है इसके लिए, जो हमारा बेस बनाएगा इस इक्विलिब्रियम के लिए, वही टाइप हम लेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को लेने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चंस करना चाहता हूं, 3 क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहता हूं। तो उन 3 क्वेश्चंस का पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चंस से मुझे पता चलेगा कि आप कहां पे हो, आपकी नॉलेज कितनी है और आपका बेस है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। पहले आपको रेडी करना है, फिर हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो है, why do reactions happen? अगर एक रिएक्शन होती है, क्यों होती है? Why do a reaction happen? अगर एक रिएक्शन का होना है, क्यों होना है, क्यों एक रिएक्शन होती है, क्यों रिएक्टेंट्स मिलते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, टू व्हाट एक्सटेंट ए रिएक्शन कैन हैपन? अगर एक रिएक्शन होगी, किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन होगी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। क्या मैंने बोला? टू व्हाट एक्सटेंट ए रिएक्शन कैन हैपन, टू व्हाट एक्सटेंट ए रिएक्शन कैन हैपन, ये मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट, एक एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक एक रिएक्शन हो सकती है, किस हद तक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और किस हद तक रिएक्टेंट्स को मिलना है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, और जिसको आप बोलते हो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगी, एक रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, किस टाइम तक ये खत्म होगी, किस टाइम तक ये चलेगी, वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपसे। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। नंबर 1, व्हाई डू ए रिएक्शन हैपन, रिएक्शन क्यों होती है। इसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट ए रिएक्शन हैपन, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक एक रिएक्शन होती है। और उसके बाद लास्ट में रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, क्या होती है रेट, क्या होती है स्पीड, किस स्पीड से एक रिएक्शन होगी, कितना जल्दी एक रिएक्शन खत्म होगी, ये मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे कीजिए आप। पहला क्वेश्चन जो है व्हाई डू ए रिएक्शन हैपन, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा यहां पे। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, हम तो पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन आप हमें बोल रहे हो रिएक्शंस क्यों होते हैं। मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन है ये है, इसका जवाब आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। ये क्वेश्चन किसका है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको थर्मोडायनेमिक्स देगा। सर क्या हमें यहां पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। लेकिन क्यों पूछा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, इनका जानना आपको जरूरी है, तब आप ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। और इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही ईजी आंसर है। वो आप थर्मोडायनेमिक्स को साइडलाइन कीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर बताऊंगा जो अभी तक आपको शांत रख सकता है, ठीक है। वो क्या है, एक रिएक्शन क्यों होती है। देखो बेटा, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से इसलिए मिलता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि ये रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये चाहते हैं हम अचीव करें मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हम अचीव करें मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हमारी रैंडमनेस और जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी वो कम हो जाए, हम में और स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है बेटा। तो एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट से इसलिए मिलना होता है, वो चाहता है मैं रिएक्ट करूं क्योंकि टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी, टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी के लिए ही एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, सो दैट उसका जो नेक्स्ट स्टेज आए वो एक स्टेबल स्टेज आए उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में एक स्टेबल स्टेज आए। दैट इज व्हाई दे रिएक्ट। ठीक है, यह है पहला प्रश्न का आंसर। अब है टू व्हाट एक्सटेंट a reaction can happen, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे आपको खुद पता चलेगा टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन कैन हैपन, किस हद तक एक रिएक्शन हो सकती है, किस हद तक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, किस हद तक रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा आपको। इसके बाद है रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, एक रिएक्शन की रेट क्या होगी, और इसका आंसर ढूंढने के लिए आपका और एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपको डील करना है। लेकिन मैं बता दूं सर हम तो नहीं पढ़ रहे हैं यहां पे केमिकल काइनेटिक्स, हम तो पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाओगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाओगे। इट मींस ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी मदद देगा, ये चैप्टर आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी मदद देगा। ये मैं आपको बोल रहा था कि ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अब थोड़ी सी और यहां पे तवज्जो फरमाए, ठीक है। अब मैंने बताई है आपको इंपॉर्टेंस कितनी है इस लेक्चर की। तो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा टॉपिक जो है, विदाउट वेस्टिंग any time we will start our topic, that is types of reactions, ठीक है। तो अंडरलाइन कीजिए आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो बेटा 1 मिनट, देखो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत सारी है, लेकिन हमें यहां पे पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम वही टाइप लेंगे जो हमारे काम आएगा इस टाइम। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हम रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा टाइप पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक रिएक्शन के दो ही टाइप्स होते हैं बेटा। एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक रिएक्शन होगी उस बेसिस पे रिएक्शन के दो टाइप्स बनते हैं। नंबर 1 रिवर्सिबल रिएक्शन, नंबर 2 इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम पहले उठाएंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हमारे चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अब हमें यह भी पढ़ना है इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बोला ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये किस बेसिस पे है? ये है डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है बेटा। तो हम पहले पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखो बेटा क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं आपको एक जनरल रिएक्शन यहां पे लिखता हूं, A+B गिव्स C+D, ठीक है। A+D क्या है सर? रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्ट करना है, ये रिएक्ट करेंगे। और C+D क्या है सर प्रोडक्ट्स हैं, ये बनेंगे जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। A+ इसका मतलब क्या है? A+B रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्ट करना है। जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद वहां पे बनेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट क्या है? C+D प्रोडक्ट है। ये बनेंगे तब जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है सर? क्या मैं ये बताऊं कि C+D जो है ये वापस, अगर मैं ये बताऊं C+D जो है ये वापस A+B नहीं बना सकते, वापस ये A+B नहीं बना सकते। या मैं ऐसे इंटरप्रेट करूं इसको कि A+B फॉरवर्ड डायरेक्शन में A+B मिलते हैं, C+D बनता है। लेकिन कुछ भी कर लो आप, C+D नहीं बनेगा और वापस नहीं मिलेगा और वापस बनेगा A+B। दैट इज A+B मिले, C+D बना, लेकिन कुछ भी कर लो C+D वापस नहीं मिलेंगे, वापस A+B नहीं बनेगा। और इस रिएक्शन को जो वापस डायरेक्शन में नहीं होगी, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में होगी, वापस डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगी, उस रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, या आगे या पीछे,
ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगी, वापस डायरेक्शन में नहीं होगी, या तो इस डायरेक्शन में होगी, वापस डायरेक्शन में नहीं होगी। ए और बी का मिलना, सी और डी का बनना, सी और डी नहीं मिल सकते और ए और बी वापस बनेंगे, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल दे दीजिए सर। मैं बोलूंगा आपके पास एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल मैं रखूंगा जो कि बहुत ही अच्छे से आपको आराम से आपको समझने में मदद देती है। देखो क्या एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेपर है जिस पे मैं लिखता हूं, ठीक है। मैंने इस पेपर को जलाया, बताओ जलाते कैसे हैं चीज को, हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है। जब पेपर को जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा वहां पे सर? पेपर का ऑक्साइड बनेगा, मतलब जिसको आप बोलते हो ऐश बनेगा सर। और निकलेगा कुछ गैस, हमें उसके साथ कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, वहां पे सर पेपर ऑक्साइड बनेगा। जो ये पेपर ऑक्साइड ऐश है, क्या इस ऐश को आप वापस पेपर बना सकते हो? नहीं सर। क्या इस ऐश को, जो ये ऐश निकला, क्या इस पे आप वापस पेपर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो? किया है कभी? सर हो ही नहीं सकता। ये पेपर है, पेपर जब जला तो ऐश बना, ऐश नहीं बन सकता वापस पेपर। मैं बोलूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकती है लेकिन बैकवर्ड वापस रिएक्शन नहीं हो सकती। पेपर वापस नहीं दे सकता, पेपर ऑक्साइड आपको वापस नहीं दे सकता पेपर। ये जो रिएक्शन है ये एक ही डायरेक्शन में हुई, इस रिएक्शन को मैंने बोला इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो बस एक डायरेक्शन में होगी, वापस डायरेक्शन में नहीं होगी, जिसमें रिवर्स गियर नहीं होगा। आप मान लो जिसमें रिवर्स गियर नहीं होगा। अब रियल लाइफ में, अब केमिस्ट्री में अगर हम एग्जांपल्स देखें, बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सबसे पहले यही रिएक्शन कंबशन की रिएक्शन, जहां पे कोई चीज जलता है, कार्बन जला इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे बना कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ भी कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कार्बन और ऑक्सीजन वापस नहीं दे सकता। समझ आया? तो ये रिएक्शन जो है आगे की ओर चलेगी, वापस की ओर नहीं, वापस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सर और एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं बोलूंगा लिखो, आपने पढ़ा है जब एसिड मिलता है बेस के साथ, वहां पे बनता है साल्ट और निकलता है वहां पे वाटर। सर एसिड लो कोई, मैं बोलूंगा चलो लो HCl प्लस बेस NaOH, what will it give? It will give NaCl प्लस H2O। तो आप देखो एसिड HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्होंने आपस में मिला, क्या बना सर? वहां पे साल्ट बना, वाटर बना। लेकिन क्या ये साल्ट और वाटर वापस मिल सकते हैं, वापस बना सकते हैं एसिड और बेस? मैं बोलूंगा वापस डायरेक्शन में ये नहीं होंगे। अगर ये वापस डायरेक्शन में नहीं हुए, आप बोलना ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है सर, और कोई एग्जांपल दे दीजिए। मैं बोलूंगा इस रिएक्शन को जो हमने अभी लिखी, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड और बेस मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। लेकिन साल्ट और वाटर वापस नहीं मिलेंगे, वापस मिलेगा आपको एसिड और बेस। ये कौन सी रिएक्शन है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन का अपना नाम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, और एक एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, आपने देखा होगा एक AgNO3, ठीक है, इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। और मैं मिलाऊंगा इसके साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको जो प्रोडक्ट होगा वो होगा NaNO3 और होगा AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट आपको मिलेगा। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हो सोडियम क्लोराइड से, आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। और आपको यहां पे पता होना चाहिए बेटा, यहां पे आपको पता होना चाहिए, जो ये सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड है ये कभी नहीं मिलेंगे वापस, आपको मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट, ये कभी नहीं मिलेंगे वापस, और वापस आपको मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। ठीक है,
सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ने मीट किया, बनाया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, लेकिन सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड नहीं मिल सकते वापस, और वापस आपको बनेगा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है असल में क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये भी क्या है? ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, वापस डायरेक्शन में नहीं होती है। वापस सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड नहीं मिलते, वापस देगा आपको सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये थी कुछ एग्जांपल्स किनकी? इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। लेकिन मैंने बोला हमारा टॉपिक क्या है? हमारा कंसर्न है रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इरिवर्सिबल हमारे लिए, हमारे काम का इरिवर्सिबल नहीं है, हमारे काम का है रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास है ए और बी, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलेंगे, बनाएगा सी और डी। सर आपने दो एरोज क्यों बनाए? यहां पे आपने एक एरो फॉरवर्ड की ओर बनाया, एक एरो रिवर्स डायरेक्शन की ओर, वापस की ओर बनाया। क्यों बनाया आपने सर? क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स यहां पे ये हैं, ये मिलते हैं, बनता है प्रोडक्ट्स, बनते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स वापस मिलते हैं, वापस बनते हैं रिएक्टेंट्स। मींस ये जो रिएक्शन है, ये आगे की ओर भी हुई, आगे वाली राइट वाली डायरेक्शन में भी हुई, और यही रिएक्शन लेफ्ट वाली डायरेक्शन में भी हुई। मतलब क्या है उसका? इसका मतलब यह है रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट्स बना, और ये प्रोडक्ट्स वापस मिलते हैं, वापस आपके रिएक्टेंट्स निकलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वो वाली रिएक्शन जो रिवर्स हो, जो रिवर्स गियर जिसका हो, जो वापस भी आए, आगे वाली डायरेक्शन में भी जाए और वापस वाली डायरेक्शन में भी जाए। ठीक है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सर एग्जांपल दे दीजिए आप, मैं बोलूंगा लिखो बेटा एग्जांपल। H2 + N2 इज इन इक्विलिब्रियम, या हम बोलेंगे यहां पे ये आप एक एरो फॉरवर्ड की ओर और दूसरा एरो बैकवर्ड की ओर। H2 + N2 गिव्स क्या देता है? 2 टाइम्स NH3, और यहां से 3 टाइम्स कर लो। देखो 3 2 और 6 टाइम्स नाइट्रोजन, और यहां पे आपका सॉरी यहां पे 3 टाइम्स आएगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के दो यहां पे हाइड्रोजन के कितने? 3 2 और 6 हाइड्रोजन के 6। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलके बनाया क्या? दिस इज अमोनिया, दिस इज नोन एज अमोनिया। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। यह है आपका हाइड्रोजन, यह है आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिला के क्या बनाया? अमोनिया। सर अब अमोनिया क्या करेगा? मैं बोलूंगा ये अमोनिया ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, वापस बनाएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मींस फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बना, बैकवर्ड रिएक्शन में वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? मैं बोलूंगा वो रिएक्शन जो आगे की डायरेक्शन में भी हो और पीछे की डायरेक्शन में भी हो, मतलब आगे की ओर भी हो जाए, और वो प्रोडक्ट जब बनेगा वो प्रोडक्ट वापस बनाएंगे रिएक्टेंट्स, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सर और कोई एग्जांपल? मैं बोलूंगा लिखो PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ब्रेक डाउन होता है, क्या देता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ठीक है, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन वापस मिलते हैं, वापस बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, और इस रिएक्शन का नाम भी है रिवर्सिबल रिएक्शन। वेरी गुड। और एक एग्जांपल मैं दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CH3COOH, आपने देखा होगा, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। दैट इज, इसका कॉमन नेम है विनेगर भी इसको कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर में होता है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड हम मिलाएंगे इसको एथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, जिसको आप इथेनॉल भी बोलते हो और इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो। ठीक है, जब ये मिलते हैं पता है क्या बनता है बेटा? वहां पे बनता है CH3COO C2H5, और बनता है वहां पे वाटर। और CH3COO C2H5 इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट,
इथाइल एसिटेट और ये है आपका वाटर। और आपको पता होना चाहिए जो एसिटिक एसिड है इसने इथाइल अल्कोहल के साथ मीट किया और बना इथाइल एसिटेट और वाटर, और ये इथाइल एसिटेट और वाटर फिर से रिएक्ट करते हैं, फिर से बनता है आपका एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। मींस ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हुई और ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड वापस रिवर्स डायरेक्शन में भी हुई। इस रिएक्शन को आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ये था आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बाद हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा इक्विलिब्रियम, दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को का मतलब समझने के लिए मैंने आपको पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाया, अब हम आएंगे इक्विलिब्रियम पे और उसी के साथ हम अपने टॉपिक की हेडिंग भी लेंगे दैट वाज केमिकल इक्विलिब्रियम, वो हमारा इसी से निकलेगा। ठीक है, पहले आपको इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आएगा। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं लिखाऊंगा कुछ डेफिनेशन। लेकिन अच्छा रहेगा, मुझे लगता है अच्छा रहेगा पहले हम डेफिनेशन ही लिखे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन ही लिखे, इक्विलिब्रियम क्या, किसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो लिखो पहले आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम it represents the state in a reaction when all the physical parameters like temperature, pressure and concentration remain constant। ये कौन सा स्टेट है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन अ रिएक्शन व्हेन ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। यू जस्ट पेन डाउन इट, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आएंगे इसकी इंटरप्रिटेशन पे, इसका मतलब क्या है वो हम निचोड़ निकालेंगे इससे। पहले आप नोट डाउन कीजिए इस डेफिनेशन को कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन अ रिएक्शन, स्टेट इन अ रिएक्शन व्हेन, यहां पे है व्हेन ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। जब ये तीनों पैरामीटर टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, उस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। सर मतलब क्या है इसका, अब मैं समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं आपको एक दो एक्टिविटी कराऊंगा, उससे आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में आएगा। ठीक है, अच्छे से दिमाग में आएगा, तो उसको दिमाग में लाने के लिए मैं आपको एक दो एक्टिविटीज कराऊंगा, उन दो एक्टिविटीज पे आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में के नीचे मैंने एक होल किया है, इस बीकर के बॉटम पे मैंने एक होल किया है, और इसी बीकर के ऊपर से मैंने एक टैप को ऑन किया है, और इस टैप से वाटर ड्रॉप्स इस बीकर में गिर रहे हैं ड्रॉप वाइज, और इस बीकर की जो लेवल पानी की है वो ये है, और एट द सेम टाइम जितने ड्रॉप्स गिर रहे हैं उतने वाटर ड्रॉप्स निकल रहे हैं वापस, और जितने ड्रॉप्स का वॉल्यूम जो है, ड्रॉप्स का वॉल्यूम वो निकल भी, जितने आ रहे हैं उनका वॉल्यूम सेम है जितने निकल रहे हैं। और मैंने क्या बोला, जिस रेट से आ रहे हैं उसी रेट से, उसी स्पीड से वापस भी निकल रहे हैं। मतलब अगर 2 सेकंड या 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में इसमें फॉर एग्जांपल 3 ड्रॉप्स आए, उसी 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में नहीं, उसी 1 सेकंड में 3 ड्रॉप्स वापस निकलेंगे। और मैंने क्या बोला, जितने ड्रॉप्स, जो इन ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा, जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही उन ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा जो इससे निकलेंगे। मतलब जिस रेट से
ड्रॉप्स अंदर आएंगे उसी रेट से वापस निकलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए जितने ड्रॉप्स निकल रहे हैं उतने ड्रॉप्स आ रहे हैं और जो वॉल्यूम है ड्रॉप्स का वो सेम है, इन कतरों का भी वॉल्यूम वही है, इन ड्रॉपलेट्स का भी वॉल्यूम वही है। अब बताओ मुझे, क्या ये लेवल जो वाटर की है क्या ये इंक्रीज होगी कि ये डिक्रीज होगी? मुझे बताओ, थोड़ा जोर दो दिमाग पे और बताओ मुझे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं है कि आप ज्यादा जोर दो दिमाग को, थोड़ा ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है सर। जो वाटर की लेवल है वो वहीं पे रहेगी, ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। मैं बोलूंगा क्यों बच्चे, क्यों, मसला क्या है? आप बोलोगे सर क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो है बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड के। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब जिस स्पीड से पानी आ रहा है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसी स्पीड से पानी निकल रहा है, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो जिस स्पीड से पानी निकल रहा है उसी स्पीड से पानी आ भी रहा है एट द सेम टाइम, एट द सेम इंस्टेंट। इस पानी का लेवल जो है ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर आएगा। हम बोलेंगे इस पानी में जो है ये एक स्टेट पे है, दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन यहां पे और एक चीज मैं बता दूं, बताओ मुझे जो पानी है क्या इसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के अंदर जो पानी जो है ये बना है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का, क्या वो ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं? क्या अपनी जगह पे रेस्ट पे है? देखने वाले को लगेगा ये वाटर जो है ये रेस्ट पे है, लेकिन असल में ये रेस्ट पे नहीं है। हाँ इसकी लेवल मतलब जो इसकी लेवल है वो वहीं पे रहेगी, ना वो चेंज होगी, ना वो इंक्रीज होगी, ना वो डिक्रीज होगी। लेकिन याद रखना बेटा, जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अंदर से इनमें मूवमेंट्स होगी, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स निकल रहे हैं, कुछ नए ड्रॉप्स आ रहे हैं। हाँ ये सारा एक ही टाइम पे हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट तो वो तो लेवल कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर से बाहर या बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो इसमें क्या मैं ये बताऊं सर इस वाटर के अंदर मूवमेंट है, इस वाटर के अंदर पार्टिकल मूवमेंट है, लेकिन वाटर की लेवल जो है वो कांस्टेंट है। सर ये वाटर आपको लगेगा ये वाटर स्टॉप पे है, लेकिन ये वाटर असल में स्टॉप पे नहीं होगा, ये याद रखना। आपको लगेगा ये वाटर स्टैटिक है, रेस्ट पे है, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं होगा। इसमें जो स्टेट होगा आपको लगेगा ये रेस्ट पे है, क्योंकि इसमें जो स्टेट है वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा स्टेट है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट है, आपको लगेगा ये पानी रेस्ट पे है, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं होगा, ठीक है। अब मैं और एक एग्जांपल, सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? सिंस ये रेस्ट पे नहीं है इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको बोलेंगे सर ये पानी इक्विलिब्रियम पे है, कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखना डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब ये रेस्ट पे नहीं है, आपको लगेगा ये रेस्ट पे है लेकिन रेस्ट पे नहीं है। अब मैं और एक एग्जांपल दूंगा, ये माइंड ब्लोइंग एग्जांपल है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पे आप देखना ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने रखा है फ्लोर पे, बॉक्स के इस साइड भी मैं फोर्स कर रहा हूं अप्लाई, इस साइड में भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर इस साइड 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, इस साइड भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, मुझे बताओ ये बॉक्स राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? सर कहीं नहीं जाएगा, बॉक्स जहां है वहीं पे रहेगा। और आप क्या बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये इस साइड से जितने फोर्सेस आ रहे हैं इस साइड से बराबर उतना फोर्स आ रहा है। इसका मतलब ये है ये फोर्स कैंसल आउट करेगा इस फोर्स को, और ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पे रहेगा। ये भी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये भी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम को आपको लगता है ये रेस्ट पे है और ये सच में रेस्ट पे है, सच में रेस्ट पे है। इवन दो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसमें और इसमें फर्क है। उस पानी के इक्विलिब्रियम में वहां पे पार्टिकल में मोशन थी, पार्टिकल मूव कर रहे थे, लेकिन पानी रेस्ट पे लगता था, पानी रेस्ट पे है क्योंकि पानी की लेवल कांस्टेंट थी, लेकिन लगता था वो रेस्ट पे है, लेकिन रेस्ट पे वो नहीं होता था। उस इक्विलिब्रियम को मैंने बोला डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पे बॉक्स जो है रेस्ट पे है और ये सच में रेस्ट पे है, इस इक्विलिब्रियम को मैंने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब आपकी
पोजीशन जो है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझ आया? अब आप आओ अपने टॉपिक पे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सर आप पढ़ा रहे हो इक्विलिब्रियम, लेकिन हमारा टॉपिक जो है, हमारा कंसर्न जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप उस पे आइए, हमें समझाइए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने बोला, मैंने कंसेप्ट दिया इक्विलिब्रियम का, और मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था आपको जो आपने नोट डाउन किया। उस स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, जब एक रिएक्शन में ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स, जो भी एक रिएक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक कंसेंट्रेशन, ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे, ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। हम बोलेंगे इस रिएक्शन में जो स्टेज है, इस रिएक्शन का जो स्टेज है वो इक्विलिब्रियम स्टेज है। और ये इक्विलिब्रियम स्टेज आप देखते कहां पे हो? सर हमें दिखाइए वो रिएक्शन जिसमें हम ये देखते हैं। मैं बोलूंगा उठाओ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वो रिएक्शन उठाओ ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं बोलूंगा उठाओ रिवर्सिबल रिएक्शन, उठाओ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपको पता है, यहां पे मैं बताऊं, सर केमिकल इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, उसी रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा, नो डाउट मिलेगा सर। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? आपने तो दो इक्विलिब्रियम पढ़ाया, स्टैटिक पढ़ाया, डायनामिक पढ़ाया, कौन सा इक्विलिब्रियम मिलेगा? मैं बोलूंगा रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो इक्विलिब्रियम होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। सो अब क्या पता चला आपको? जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हम कहां पे देखेंगे? सर केमिस्ट्री में देखेंगे। केमिस्ट्री में कहां पे देखोगे? सर रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम आप देखोगे वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा? क्या वो स्टैटिक होगा, क्या वो डायनामिक होगा? सर वो डायनामिक होगा, सर वो डायनामिक होगा। ठीक है, अब मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 प्लस I2, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है, जब ये मीट करते हैं वहां पे बनता है 2 टाइम्स HI। HI का मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड। और आपको पता होना चाहिए बेटा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये दो मिलते हैं, ये बनता है, और ये वापस टूटता है, और वापस ये दो बनते हैं। बताओ इस रिएक्शन में आपको एक चीज मिलेगा। सर हमें इस रिएक्शन में, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें इसमें मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, कौन सा? सर हमें इसमें मिलेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर मतलब क्या है उसका? देखो मतलब क्या है उसका? उसका मतलब ये है, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, नो डाउट प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट वापस ब्रेक होगा, वापस रिएक्टेंट बनेगा, नो डाउट बनेगा। लेकिन जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, याद करो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जब हमने भी कर लिया था। आपने पानी जब देखा था, आपको लगा था वो पानी रेस्ट पे है, लेकिन क्या वो रेस्ट पे होता था? नहीं सर, नहीं होता था। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो रिएक्शन है, आपको लगेगा, देखने वाले को लगेगा, जो ये रिएक्शन कर रहा है उसको लगेगा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन रेस्ट पे है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया है। इस रिएक्शन का कंडीशन, इस रिएक्शन का कैरेक्टर, इस रिएक्शन का फीचर क्या होगा? वो ये होगा, रिएक्टेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट वापस टूटेगा, रिएक्टेंट्स मिलेंगे, वापस रिएक्टेंट्स मिलेंगे, और इसका कैरेक्टर ये होगा कि आपको लगेगा ये रिएक्शन स्टॉप पे है, लेकिन इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर क्यों? यहां पे कौन सा मोशन, कौन सा पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है? मैं बोलूंगा यहां पे एक रिएक्शन हो रही है H और I की, ये रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से डिकम्पोज हो रहा है, फिर से दे रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे भी हो रही है, ये रिएक्शन पीछे डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रही है, और इस रिएक्शन में एक स्टेज आया है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। आपको लगता है ये रिएक्शन स्टॉप पे है, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही होती है। और आपको क्यों लगता है ये स्टॉप पे है? क्योंकि इस रिएक्शन में आया होता है इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम का
आप उस कंटेनर की कंडीशन को, आप उस बीकर की कंडीशन को याद करो। मैंने बोला आपको लगेगा वो रेस्ट पे है वो पानी। क्यों लगेगा? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड होता था बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। जिस रेट से पानी आता था उसी रेट से पानी निकलता था, और इस रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जिस रेट से ये दो मिलेंगे ये बनेगा, उसी रेट से ये डिकम्पोज होगा, ये दो मिलेंगे वापस। समझ आया? अब आप और एक एग्जाम्पल, सर और एक एग्जाम्पल लिखिए। यहां पे मैं लिखूंगा वही एग्जाम्पल, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं इज इन इक्विलिब्रियम विद किससे? PCl3 और Cl2 के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब इस रिएक्शन, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, सर क्या होगा? उस स्टेज पे आपको लगेगा ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, आपको लगेगा ये डिकम्पोज हुआ है, और इसने दिया है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन इसने दिया है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। लेकिन मैं बता दूं रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई होगी, रिएक्शन को आया होगा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे आपको लगेगा ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, लेकिन नहीं हुई होगी, ये कंटिन्यूअसली हो रही होती है। और उस इक्विलिब्रियम जो इन रिएक्शंस में आता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टैटिक होता है कि डायनामिक होता है? सर वो कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, कंटिन्यूअसली। सर वो स्टैटिक नहीं हो सकता। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? सर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब किसी रिएक्शन में आता है उसमें क्या होता है? आपको क्यों लगता है वो रिएक्शन रेस्ट पे है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो एंड पे आपने एक पॉइंट नोट करना है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जिस रिएक्शन, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होती है। जितना टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन को होने में लगता है उतना ही टाइम और उसी टाइम में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। ऐसा लगता है रिएक्शन स्टॉप पे है, लेकिन स्टॉप पे नहीं होती है, कंटिन्यूअसली वो रिएक्शन होती रहती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है, स्टॉप पे नहीं होती है। और इस इक्विलिब्रियम को हमने कौन सा इक्विलिब्रियम बोला? इस इक्विलिब्रियम को हमने बोला डायनामिक इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, होप स्टे ब्लेस्ड तब तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा, ये हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े और मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन पे। सो तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत हमें। सो अल्लाह हाफिज, ठीक है, ओके बाय।